हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ध्यान रखना इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, BECC 105। और ये वीडियो इग्नू के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसे बना रहा हूँ इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि DU के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्या था, ब्लॉक फर्स्ट है, यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 हमारा चालू हो चुका था, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इनटेम्परल चॉइस, है ना, जहां पे हमने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया है। यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। जिस तक वो टॉपिक ना देखा हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, और हमेशा किसी भी प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज और टॉपिक वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं, है ना। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट जहां पे हम कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को और ज्यादा डीप में डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। और भाई प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हों या फिर जिनको इग्नू के एग्जाम देना है इस सब्जेक्ट का। और जो चैनल जो है इग्नू अड्डा, जो मैंने नया चैनल बनाया उसको सब्सक्राइब भी करें ना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप जो है उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले समझते हैं इस अनसर्टेनिटी वर्ड को, वैसे तो मैं डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी का सिंपल सा मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता। मतलब जब कोई भी चीज फिक्स ना हो, जिसका होना प्रिडिक्ट ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, है ना। वो चीज अच्छी भी हो सकती है, वो चीज बुरी भी हो सकती है। हम सब कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं और वो फ्यूचर में होने वाली चीज हमारी लाइफ में अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी होगी तो हमें उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कैसे लेना है, और अगर वो चीज बुरी हुई तो हमें उसे कम से कम रिस्क लेके उससे बचना कैसे है, वो हम सीखते हैं इस टॉपिक के अंदर। तुम सब जानते हैं अनसर्टेनिटी है सबके साथ है, चाहे वो इकोनॉमी के अंदर एक प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी जरूर होती है। यानी कि हम हर चीज को फ्यूचर के एंटीसिपेट नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि भैया अगर हम फ्यूचर की चीज़ों को पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंटीसिपेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे निकालने चाहिए उस इवेंट के अक्कर करने के चांसेस, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, चांसेस क्या होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के होने की संभावना क्या होती है ना। जैसे कि मान चलो एक अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हम कंज्यूमर क्या ये सोचते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट जो है वो दिवाली पे खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि दिवाली पे ऑफर्स आएंगे, इसका प्राइस सस्ता हो जाएगा, है ना। और अगर हमें फ्यूचर में ऐसा लगता है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि फ्यूचर में उस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम उसकी डिमांड अभी ही चालू कर देते हैं, हम पहले से ही कंज्यूम करना चालू कर देते हैं या फिर पहले से ही खरीद के रख लेते हैं। ऐसा करते नहीं करते हैं, तो यही तो होती है प्रिडिक्शंस फ्यूचर को लेके। लेकिन बात है प्रिडिक्शन भी तरीके से की जाती है, क्योंकि अगर वो प्रिडिक्शन फेल हुई तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम उस अनसर्टेनिटी वाले इवेंट के होने के चांसेस निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम उस इवेंट से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वही चीज होती है। तो इसके लिए हम क्या समझते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है। तो चलो ये डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो हाउ डज अनसर्टेनिटी अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, एक अनसर्टेनिटी कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, तुम सबको पता है कंज्यूमर का काम क्या होता है, कंजप्शन करना। और कंज्यूमर की लाइफ में अलग अलग प्रकार की, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की अनसर्टेनिटी आ सकती है। वो कौन कौन सी है, उसे हो लग सकता है कि भाई फ्यूचर में उसकी इनकम कम होने वाली है। ये भी हो सकता है कि वही सोचे कि भाई फ्यूचर में जो है प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्यों ना मैं अभी से ही डिमांड करना चालू कर दूं। हो सकता है वही सोचे कि फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे या फिर कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं, कुछ डिस्काउंट मिल सकते हैं, तो वो उस टाइम पे डिमांड को बढ़ाएगा, अभी डिमांड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली मिडिल क्लास के लोग कुछ नई चीज़ों को बाय करना पसंद करते हैं दिवाली के टाइम पे, क्योंकि दिवाली टाइम पे अलग अलग सेल्समैन अलग अलग तरीके से ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें कौन सोचता है, कंज्यूमर सोचता है। और ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब जरूरी थोड़ा ना वो चीज़
हो, कंज्यूमर ऐसा सोच रहा है इसलिए ये अनसर्टेन होती है, यानी कि फिक्स नहीं है वो चीज़ होगी ही होगी, है ना। पर कंज्यूमर भी बेवकूफ़ तो है नहीं, वो ये सब चीज़ें क्यों सोचता है, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे इवेंट्स देखे हुए हैं और वो जानता है इस इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। उसके बेस पे कंज्यूमर भी रिएक्ट करता है और इसी को हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी वी हैव व्हाट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो जब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो हमारे पास एक चीज़ है कि हम यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर करने की। इफ देयर इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अगर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की वो चीज़ होगी ऑफ एन इवेंट, वी कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं जो मैथ्स के बच्चों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आती होगी, है ना। काफ़ी बार तो मैंने भी इसे अलग सीरीज में सिखाया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द लाइक्लीहुड दैट अ गिवन रैंडम वेरिएबल विल टेक अप। इसका मतलब किसी भी रैंडम वेरिएबल यानी कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या होते हैं, कितनी बार वो अकर कर सकता है, उसको मैं क्या बोलते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एनी ऑफ द गिवन वैल्यूज, है ना। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक सिक्का उछाला 2 बार, तो क्या आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे या तो सब दोनों बार हेड आ जाए, है ना। हो ये भी सकता है कि पहली बार हेड आए अगली बार टेल आ जाए, हो ये भी सकता है कि पहली बार टेल फिर हेड, हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये हमारे क्या बनते हैं, सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट के, सॉरी किसी भी इवेंट बोल रहा हूँ, सिक्के को 2 बार उछालने के। अगर मैं ऐसे रैंडम वेरिएबल x चूज करूँ, यानी कि मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ हेड क्या है, मेरे रैंडम वेरिएबल x है, आप किसी भी इवेंट को रैंडम वेरिएबल x मान सकते हैं। मैं नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल x मान रहा हूँ, तो नंबर ऑफ हेड हो सकता है कि इस केस में एक बार भी हेड ना आए, 0 बार हेड आए, हो ये भी सकता है कि 1 बार हेड आ जाए, हो ये भी सकता है कि 2 बार हेड आए, तो इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल x। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब एक बार भी हेड ना आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब दोनों बार टेल आया होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। एक बार हेड आया, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, या तो HT या TH, तो 2/4, और दोनों बार हेड आया ऐसा मात्र एक केस है, ये रहा 1/4। और आपको एक चीज बताऊं, खास बात बताना मत किसी को, पता है क्या, कि हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 आता है। अगर आपका ये 1 नहीं आ रहा तो मेरे भाई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रखी है आपने, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही नहीं है। सम करके देख लो इसका, जो आप सम करोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, उम्मीद है सम करना सबको आता होगा, फ्रैक्शन का 4वीं 5वीं का बच्चा बता देगा ये, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले देखने हैं हमें सिर्फ यहाँ पे, है ना। तो ऊपर वाले देखते हैं, अब ऊपर वाले में क्या आता है, हाँ तो यहाँ पे क्या है 4, 2 + 1 3, 3 में 4/4 1 आ गया, तो 1 हमारे पास क्या है आंसर। तो ये हमेशा 1 आता है। और आप लोगों ने एक चीज़ सीखी भी होगी बचपन में कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और 0 कब होती है, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो, यानी कि जिसका होना असंभव हो। जैसे संडे के बाद ट्यूसडे आएगा, अरे मंडे कहाँ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। और कुछ होते हैं सर्टेन इवेंट जिसका होना निश्चित हो, है ना, वो अनसर्टेनिटी नहीं है, वो सर्टेन है, उसका होना पक्का है। जैसे कि जनवरी का फरवरी का आना, 1 तारीख के बाद 2 तारीख का आना, है ना, 1 बजे के बाद 2 बजे का बजना, ठीक है। ये सब क्या है, सर्टेन इवेंट्स हैं जिसका होना क्या है, कंफर्म है, पक्का है। संडे के बाद मंडे का आना, तो ये सब कुछ इवेंट्स हैं तो जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी इनके बीच में लाई करती है। तो वहीं पे देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल सैलरी हाइक। हमने यहाँ पे एक इंडिविजुअल सैलरी हाइक की प्रोबेबिलिटी ले ली कि भाई सारे जो क्या बोलते हैं लेबर्स होते हैं, फिर जो एम्प्लॉयज सोचते हैं कि यार सैलरी में हाइक आना चाहिए ना, दिवाली आ रही है, बोनस मिलना चाहिए, अच्छा खासा पैसा आएगा। तो अब वो किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, उसका एक तरीका होता है। अब हम बोलते हैं जब कि हाइक 0 है, यानी कि कोई हाइक नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। हाइक 1000 रुपये से होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 कि 1000 रुपये सैलरी बढ़ेगी। 3000 से बढ़ेगी 0.1, 5000 से बढ़ेगी 0.4। अरे यहाँ तो लेबर्स खुश रहेंगे कि 0.4 प्रोबेबिलिटी है, वो भी सैलरी के 5000 से बढ़ने की, यानी कि मैक्सिमम चांस है सैलरी को 5000 से बढ़ाया जाएगा। 7000 से बढ़ेगी 0.2 और 9000 से बढ़ेगी 0.1। कभी भी इनका सम कर लेना, आपको हमेशा आंसर आपका 1 मिलेगा। और 1 नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। देखो ध्यान से, 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 और 0.4
0.4 0.7 0.7 और 0.2 0.9 और ये आ गया 1.0 है ना। तो सम आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। हाँ, इसे ग्राफ पे यूँ दिखा देंगे हम कि 0.1 से लेकर 0.6 तक मैंने वैल्यू ले ली। 1000 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 0.1 तक, 3000 के 0.2 तक, 5000 के 0.4 तक, 7000 के 0.2 तक, 9000 के 0.1 तक। तो ये हो गया हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी ग्राफ पे। अब आगे क्या आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा xi इंटू पी आई। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालने का या सोल्व करने का। ठीक है, सिग्मा xi इंटू पी आई। एक्स आई का यहाँ पे मतलब क्या है, एक्स आई का सुंदर सा मतलब है कि भाई वो क्या है रैंडम वेरिएबल एक्स का, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है। पी आई उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबकी मल्टीप्लाई कर लो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। मैंने जो लिख भी दिया है वेयर एक्स आई इज द रैंडम वेरिएबल वैल्यू एट आई, की अलग अलग आई पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आ रही है। एंड पी आई इज द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, और पी आई क्या है एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अकॉर्डिंगली वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1, और एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन लगा लो, प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं 0 1 के बीच में भी होगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एंड ऑल्सो सिग्मा पी आई 1, वो मैंने आपको शुरू में बताया था ऑब्जर्व करते वक्त ही कि हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, और अगर गलती से 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत है। कुछ चीज़ों से बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत है, पहले सम चेक करो सम आना चाहिए। दूसरा, आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू चाहे आप यहाँ पे चेक कर लो, आपको ना ही नेगेटिव मिलेगी ना ही 1 से बड़ी मिलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है यानी कि 0 से कम तो हो ही नहीं सकती, और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। सेम ऐसे अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो इन सबका सम भी 1 आएगा। करके देख लो, करके दिखाऊं क्या, 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 और फिर 1.0 सम करते ही। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, नीचे भी 0 है, बीच में देखो 0.3 0.4 0.7 0.7 और 0.3 1.0 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। और कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ ना तो नेगेटिव नजर आएगी ना ही 1 से बड़ी नजर आएगी। अब ये होता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया, ये देखो ये रहा बेल शेप का कर्व जो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे इसकी हाइट है। ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया। अब समझते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, कि डिसीजन किस तरीके से एक पर्सन लेता है जब भी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि हम सब अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अनसर्टेनिटी को लेके, है ना, क्योंकि हम सब अलग अलग तरह के रिस्क में फंसे होते हैं और रिस्क के हिसाब से एक्ट करते हैं कि कुछ होने के चांसेस क्या क्या है ना, स्टॉक मार्केट गिरने के चांसेस, पैसा डूबने के चांसेस। हम हर चीज़ करने से पहले रिस्क जरूर देखते हैं, और जो लोग रिस्क नहीं देखते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। यानी कि हम दो चीज़ें कंप्यूट करते हैं, एक तो रिस्क मेरा क्या है, दूसरा मुझे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है ना। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा रिवॉर्ड हमारे रिस्क से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और इसको हम बोलते भी हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अब वही चीज़ यहाँ पे देखो, व्हेन अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व, जब भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, विल बी फॉलोड। कंसिडर एन एजेंट, एक एजेंट को कंसिडर करो, हु इज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू पॉसिबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसको चॉइस लेनी है दो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके, ऑफरिंग डिफरेंट पे ऑफ्स विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट पे ऑफ्स है अलग अलग प्रोबेबिलिटीज की। अब ये देखो, ये प्लान ए है, प्लान ए के अंदर ये देखो डिफरेंट पे ऑफ्स है, यहाँ पे 10 का, यहाँ 20 30 40 50 इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्लान बी के पे ऑफ्स हैं 10 20 30, उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रॉम प्लान ए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है। और मैंने अभी भी आप लोगों को एक सुंदर सा फॉर्मूला सिखाया था यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का, सिग्मा xi इंटू पी आई, कि हर एक वैल्यू की उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और आपको एक चीज़ खास मैथ्स में पता होगी आपको कि 0 को देख के पॉइंट आगे भाग जाता है ना। तो 10 इंटू 0.1 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 20 इंटू 0.3 कितना बन जाएगा आपका, ठीक है, 0 देख के पॉइंट आगे 3 2 जा 6 बन जाएगा। 30 इंटू 0.2, 40 इंटू 0.2 और 50 इंटू 0.2 सबका सम कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, 10 इंटू 0.1, 20 इंटू 0.3, 30 इंटू 0.2, 40 इंटू 0.2 और 50 इंटू 0.2, ये सोल्व करना है हमें। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस में 6 13, 13 प्लस में कितना आएगा ये 8, 13 प्लस में 8 कितना होता है
13 प्लस में 8, अरे बताओ ना 21, हाँ 21 होता है 21, और फिर यहाँ से जो बनेगा 21 और प्लस में 10 31, बिल्कुल सही है 31 आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप इनका निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका भी निकाल देता हूँ मैं फटाफट। 10 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 20 इंटू 3, 0 को भूल जाओ क्योंकि 0 से पॉइंट गायब हो गया, 2 इंटू 3 6, फिर ऐसे ही 30 के 0 से ये पॉइंट गायब हो गया, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 4 इंटू 3 फिर ये 12 हो जाएगा, और इनका सबका सम कर लो 12 12 24, क्योंकि नीचे से 0 आने वाला है वो चेक मत करो, 24 24 और शायद 30 आंसर आ गया। यहाँ से कितना आया 30, वो नीचे मैंने लिख भी दिया है। सिमिलरली फ्रॉम प्लान बी एक्सपेक्टेड पे ऑफ 30, अभी मैं बोला मैं निकाल के नहीं दिखाया, निकाल दिया है आपके सामने, ठीक है 30 आया है, निकालना आता है मुझे, तो 30 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट देख लो, आवर एजेंट यानी कि जिसका काम है अनसर्टेनिटी को कम से कम रखना, तो आवर एजेंट फर्स्ट इंक्लिनेशन इज टू चूज द इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू देगा, क्योंकि हम अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहते हैं, जहाँ पे हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, यानी कि ROI अच्छा होना चाहिए, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। मोस्ट पीपल वुड वांट टू कंसीडर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच दे कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेटेस्ट रिटर्न, यानी कि जनरली लोग जो है हमेशा अपना पैसा वहाँ पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे रिटर्न क्या मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं। पर दिक्कत ये भी है हायर रिटर्न के साथ रिस्क भी अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है। जैसे बैंक अकाउंट सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, स्टॉक मार्केट को हम क्यों सेफ नहीं मानते, क्योंकि वोलेटाइल रहती है, रिस्क रहता है, पर रिस्क रहता है तो रिटर्न भी अच्छे हैं। बैंक में कहाँ 2-3% मिलता है साल का, 3-4% सेविंग अकाउंट में, FD में 6%, बट स्टॉक मार्केट में एवरेज रिटर्न ही 12 से लेकर 15% के बीच में होता है। ऑन सच बेसिक आवर एजेंट विल चूज प्लान ए, तो हमारा एजेंट प्लान ए चूज करेगा बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू देन बी, क्योंकि बी पे पे ऑफ ज़्यादा मिल रहा है और ए पे पे ऑफ कम मिल रहा है, यानी कि बेनिफिट इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा कहाँ पे है, ए में, बी में वैल्यू कम है। तो यहाँ हमने दो चीज़ों के ऊपर बात करी, अनसर्टेनिटी के ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, हमने दो टॉपिक कौन कौन से देखे, एक तो पहला कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते किस तरीके से है किसी भी अनसर्टेनिटी को लेके, दूसरा डिसीजन मेकिंग क्या होती है अनसर्टेनिटी के केस में, कैसे डिसीजन लिया जाता है एक एजेंट के द्वारा अलग अलग अनसर्टेनिटी के केस में। तो उम्मीद है आपको दोनों चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहना हमारे चैनल को, और भाई फिर बोल रहा हूँ जो बच्चे को जब इस वीडियो को देख रहे हैं इग्नोर अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि वहाँ पे भी बच्चों की क्या हो जाए, सॉरी वहाँ पे भी थोड़े सब्सक्राइबर ग्रो हो जाए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का इग्नू में एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर सबके नोट्स ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। अब उतार लो जिसको जो उतारना है।